बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज के दिन हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, लेकिन आज के रोज़ एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरता है जब दिल से मांगी हुई दुआ जो आरज़ू होती है वो कबूल हो जाती है। वैसे तो कबूलियत का वक्त कोई भी होता है, लेकिन जब आप नमाज के बाद दुआ करें तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। व्यूअर्स, आज हम अपनी शो की शुरुआत ही एक ऐसी पर्सनालिटी से कर रहे हैं जो ख़ुद भी बड़े इंसान दोस्त हैं, और आज का टॉपिक भी जो हम आगे लेके चलेंगे वो है दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, जो बारिशों की वजह से फ्लड्स के हालात हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, लाखों फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुकी हैं, बहुत टफ़ हालात से गुजर रही हैं। और जिस पर्सनालिटी से हम बात करने जा रहे हैं, इनके डिपार्टमेंट ने भी बहुत काम किया है जब भी कोई कुदरती आफत जो है वो पाकिस्तान पे बरपा हुई है। हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब एहसान भुट्टा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू। एहसान साहब, सबसे पहले तो एक हेल्पलाइन है 1421, जी जी, ये आप लोगों की बनाई गई है? हाँ जी, ये अभी हमने रिसेंटली बनाई है। PITB है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अच्छा। उसके साथ मिलके बेसिकली आपको याद होगा कि मरी का जब वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी लोग टूरिस्ट फौत हो गए थे हादसे की वजह से, तो एक बड़ा समझा जा रहा था कि रेस्क्यू 1122 की तो मौजूद है, लेकिन एक टूरिज़्म के हवाले से या टूरिस्ट कहीं पे जाता है तो डिपार्टमेंट भी होना तो चाहिए। इसके लिए हमने फिर ये बनाई है। हमने एक ना पंजाब टूरिज़्म स्क्वाड भी शुरू किया है अभी सर, ये रिसेंटली। आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि देखिए एक तो कुदरती आफात अपनी जगह हैं, लेकिन और अल्लाह हम सबको इनसे बचाए, और ये जिस मुश्किल वक्त से इस वक्त हमारे सारे पाकिस्तानी भाई बहन गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद जी करे। जी, और बिल्कुल। हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ के करें, सही जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे टूरिज़्म ही है। आगे बढ़ा है, उसी तरह हम लोगों को एक पर्सनल लेवल जी पे भी एफर्ट करना चाहिए। उस पर भी हम अभी थोड़ी देर बाद बात ज़रूर करेंगे, लेकिन होता ये है कि इंसान कभी ट्रैवलिंग पे गया हुआ होता है, बुज़ुर्गों को ले जाते हुए इंसान डरता है कि ऐसे ही खुदा न खास्ता कोई दिल की प्रॉब्लम, कोई ऊंच नीच, कोई तबीयत ख़राब होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो ये जो आपने 1421 व्यूअर्स 1421, जब भी आप कहीं टूर पे निकलें, बाहर जाएं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे, ये पंजाब के लिए ऐसे ही राइट, 1421 पे आप ये देखेंगे, स्क्रीन पे भी हम आपके पास शेयर कर रहे हैं इमेज, और ये इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, आप चेकआउट करें, बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स और बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा एहसान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में टूरिज़्म के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम हैं? इसके ऊपर टूरिज़्म से आने से पहले, चूँकि आपने फ़्लड की बात की है, मैं चाह रहा था कि चूँकि हमारे मुल्क के ऊपर आफत आई है और एज ए नेशन, एज ए तमाम मुल्क के जो आबासी हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने जो जो मुश्किल में हैं उनकी ही मदद करें। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी जो कर सकता है, हमारे पास बोट्स हैं कई जगह पे, जिस तरह चाचरा शरीफ इंडस रहीम बियार खान में है, वहाँ पे फ़्लड आया तो रुझान की जो हमने भिजवाई हैं ताकि रेस्क्यू 1122 उसको यूज़ कर सके और उन लोगों तक पहुँच सके। तो जो हम कर सकते हैं हमने ये की है। ये 1421 मनाने का मकसद भी ये था कि अल्लाह ना करे कहीं पे आफत आ जाती है, जिस तरह आपने कहा फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई और इशू हो जाए, तो हमने ये जो है यूनिवर्सल एक्सेस नंबर कह लीजिए, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम कह लीजिए, वो बनाया है, जहाँ पे हमारी फ़ोर्स या हमारे लोग होंगे वो उसको हेल्प करेंगे। फ़र्ज़ करें पाकपतन है, वहाँ पे हमारा कोई भी टूरिज़्म का नहीं है, ठीक है, तो उधर हमने डिप्टी कमिश्नर उसका फोकल पर्सन दे दिया है। पूरी फोर्स जो इन्होंने तैयार की है व्यूअर्स, तो वो डिप्टी कमिश्नर या उसकी जो टीम है उसके भी हमने फोकल पर्सन दे दिए हैं, जो भी इशू हो और 10 मिनट के अंदर वो रिजॉल्व, ये इसका जवाब देने का पाबंद होगा और 1 दिन के अंदर वो मसला हल करने का पाबंद होगा। हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की है। अब ये जो पंजाब टूरिज़्म स्क्वाड जिससे आप बात कर रहे थे कि टूरिज़्म को क्या ज़रूरत पड़ी, ये थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी बता देता हूँ प्लीज़। हाँ, ये 2017 में GB में था, गिलगित बल्तिस्तान में होम सेक्रेटरी था, तो वहाँ पे आपको पता लैंडस्लाइडिंग और ये बहुत प्रॉब्लम आती थी, 2-2 दिन सड़कें बंद रहती थी। तो उस वक्त हमने सोचा कि GB टूरिज़्म पुलिस होनी चाहिए। तो 2017 में उस वक्त में हमने GB टूरिज़्म पुलिस बनाई। KPK में 2019 में बनी KPK टूरिज़्म पुलिस, ठीक है, और इसके बाद आप AJK में बनी 2021 में। हमने भी पंजाब गवर्नमेंट ने भी 2021 में काम शुरू किया था। कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट फुल कैबिनेट तक गया, उधर अप्रूवल हुआ, लॉन्चिंग इसकी होते होते 2022 आ गया है, लेकिन हमने काम शुरू किया था। अब इस कहाँ पे है और इसका मकसद क्या है?
एक तो इसको 3 जोन में हमने डिवाइड किया है। नॉर्थ जोन है जिसमें मरी, टेक्सला, आपको पता है टेक्सला बुद्धिस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूज़ियम भी है, कोटली सत्तियाँ, ये नॉर्दर्न जोन है। सेंट्रल जोन हमारा पंजाब, लाहौर है, ननकाना साहब है, ठीक है। सदर्न जोन हमारा डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर। डीजी खान सारे जानते हैं, वहाँ पे फोर्ट मनरो है। बहावलपुर में आपके नवाबों के दरबार और बड़े महल्लात हैं। दरावर फोर्ट है, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके साथ भी मेरी मुलाकात हुई थी जब चोलिस्तान जीप रैली पे आप गए थे, तो वहाँ वो है। इसके अलावा मुल्तान में हमारे श्राइन्स हैं। तो हमने तीनों जोन्स में डिवाइड किया है, क्योंकि आगाज़ इसको अभी हमने 13 अगस्त को लॉन्च किया है। तो पहले चूँकि मरी में सीज़न चल रहा था, तो पूरी 100 लोगों की जो फोर्स है हमने वहाँ पे भिजवा दी है, जिसमें 11 ख़वातीन भी हैं। क्योंकि फैमिलीज़ के साथ जो ख़वातीन बात करेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से वो करते हैं, वो हमने ज़रूर फोकस किया तो माल रोड के ऊपर। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे कि कभी कभी होता है कि लोग हरास हो रहे होते हैं, तो उस केस में भी आप 1421 पे कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप किसी जगह पे ठहरे हुए हैं और आपको तंग कर रहा है या बार बार आके, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसे केसेस में भी 1421 कॉल कर सकते हैं? ये जो आपने बात की, क्योंकि हरासमेंट जो है ये तो आजकल बहुत ही मतलब सीरियस हो चुका है मामला, तो हमने 1421 इसीलिए लॉन्च की। अगर उस फ़र्ज़ करें उधर हमारा टूरिज्म का बंदा नहीं भी होगा, तो डिप्टी कमिश्नर का जो कंसर्न बंदा है या डीपीओ का जो बंदा है वो भी फोकल पर्सन उधर मौजूद हैं इस हेल्पलाइन के अंदर। यहाँ पे हमारा सेंट्रल सर्वर जो लाहौर के अंदर है, जैसी कॉल जाएगी सेंट्रल सर्वर मुतलका जो अफसर है उसको भेज देगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू की। अच्छा, और अगर ओवर चार्ज किया जा रहा है आपको, उसके केस में भी आप लोग हेल्प करते हैं कि यानी कि ज़्यादा पैसे आपको गैर मुनासिब, मतलब इतने आपको पता है कभी कभी बढ़ जाते हैं? ये तो आपने जो बात की है ना, जब आपने आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, मरी बाइकआउट स्कीम, हम बाइकआउट कर दें जी, ये रूड बिहेवियर है और रवैया ख़राब है, वो टूरिस्ट जाता है 6,000 रुपये किराए की बात, वो कहते हैं 9,000 दे दें। सर आप तो जब बर्फ पड़ी होती है और अगर कोई इस टाइप का इशू, तो 50,000 मांगना शुरू कर देते हैं कमरे के। तो ये बड़ा जिसके पास 50,000 नहीं है वो मर जाए। ये देखें कितने अफसोस की बात है। ये मरी का जब वाक़या हुआ है तो ऐसे ही हुआ था शुरू में कि जी किराए इतने देंगे तो हम आने देंगे आपको, तो डेट इज़ द रीज़न। अब ये डिपार्टमेंट लोगों ने अपना जेवर सर रखवाया था, ऐसे केसेस भी जिन्होंने अपनी ज्वेलरी रखवा दी थी कि ये आप ले लें, हमारे बच्चे जो हैं वो। ये देखें, ये इंसानियत का लोएस्ट लेवल पे आप चले गए थे, तो उस वक्त सोचा गया कि आपने ये शुरू करनी है तो अभी फ़ौरन कीजिए। अब ये देखें, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है, इसको लीगल मैंडेट हासिल है तमाम होटल्स रेस्टोरेंट की रजिस्ट्रेशन करने का, मॉनिटरिंग करने का। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के अंडर ही हमने पंजाब टूरिज्म स्क्वाड को लॉन्च किया है। पहले मरले में हमने फैसिलिटेशन, गाइडेंस और हेल्प रखा है। दूसरे मरले में जब ये इनकी फुटिंग हो जाएगी तो फिर होटल के है, अब जो भी कंप्लेंट हम 1421 पे आती है उसको फ़ौरन एड्रेस करते हैं। इन्होंने पैसे तक होटल वालों ने वापस करवाए हैं। जो मेरे पास 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 6,000 था, उसने कहा जी 9,000 ले लिया, उसके पैसे वापस करवाए हैं। रात के 3 बजे भी हमारी चूँकि वो जो है ना टीम, ये सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है। अगर गाड़ी भी ख़राब हो जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आप अपना और चाहते हैं किसी वजह से कोई प्रॉब्लम से, अब ये देखें इनकी टीम ये गाड़ी भी ठीक करा रही है साथ मिलके। सो बात ये कि आपकी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए व्यूअर्स 1421 पे कॉल करें अगर कभी भी कोई इशू आता है, ये जो आपने या कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, वापस आके भी आप राब्ता करके कह सकते हैं कि जी ये हुआ यहाँ, बट आपके पास फिर पूरी प्रूफ होनी चाहिए ताकि ये उस मैटर को टेक अप कर सके। अच्छा, इसमें जब लॉन्च करने से पहले ना हमने बड़ी इनको कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग करवाई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मैडम, क्योंकि लोग तो बच्चे हैं, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, ग्रेजुएट्स या मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनको तो नहीं पता स्विमिंग करनी है, लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो आपने क्या करना है, मोटरसाइकिल कैसे चलानी है या बाइक कैसे चलानी है। तो 2 हफ्ते की हमने रेस्क्यू 1122 जो एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई थी। और जो असल 2 हफ्ते की आगे वाली ट्रेनिंग है वो असल इसका क्रक्स है, वो है एटीट्यूड की ट्रेनिंग, बिहेवियर की ट्रेनिंग, कैसे गाइड करना है, कैसे फैसिलिटेट करना है, मोटिवेशन कैसे होगी आपको। इसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, अमजद साकिब साहब हैं ख़ुवत के, या अपना कामरान लशारी साहब हैं, आप सब जानते हैं वॉल सिटी के, या कासिम अली शाह हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े लोगों को स्पेशल भेजा गया ताकि उनको गाइडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशन के हवाले से बात करें। जब इन लोगों को उन्होंने सुना है ना, तो अब उनमें कूट कूट के नहीं बढ़ा जाता कि आपका काम, यू आर नॉट द थाना पुलिस, आपने डंडा नहीं चलाना, आपने फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है। देखिए, थाना पुलिस की भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, आप भी करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, बट उनका काम ज़रा टफर हो जाता है क्योंकि उनको जाके ऐसी सिचुएशंस के अंदर चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा उनका स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, हार्श नहीं चले, स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होना ज़रूरी है। आपने थोड़ा सा एक सॉफ्टर डायनामिक क्रिएट किया है, क्योंकि देखें होटल ओवर चार्ज कर रहा है या गाड़ी ख़राब हो गई है, आप 15 को अगर कॉल करते भी हैं तो
ये शायद उनके जुमरे में नहीं आता असल ना ये हेल्प बात और है, सपोर्ट लीगल के। मैंडेट नहीं तो है उनका। 1421 पे आप कॉल करें अगर आप किसी भी मसले में, किसी भी इशू में स्टक हुए में, अगर कोई इंक्वायरी का भी सवाल आपने करना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। जी, जी। अच्छा सर बताएं कि टूरिज़्म के ज़ेरे एहतमाम कौन कौन से इदारे, कौन से इंस्टीट्यूशंस काम जी, कर रहे ठीक। हैं? पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर 4 अदारे काम कर रहे हैं। एक जिसमें मैंने डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज बता दिया, जिसके बिल्कुल। तहत ये एक स्क्वाड आया है होटल्स वगैरह की जो करता है मैनेजमेंट। दूसरा जो हमारा है आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट आसार कदीमा जिसे कहते हैं। सही। जितने मोनूमेंट्स आपके हेरिटेज के हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज आप सारे जानते हैं पंजाब को ना दुनिया की 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पंजाब के अंदर हैं। बिल्कुल। एक गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट के हवाले से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा जो है हमारा मोहनजोदारो उनका सिंध के अंदर है, तो वो हैं। फिर ये हमारा आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट रिस्पॉन्सिबल है। ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को की हैं पंजाब के अंदर मौजूद हैं। एक हमारा शालामार गार्डन और लाहौर फोर्ट एक है, दूसरा हमारा रोहतास का किला जेलम का है, और तीसरा टेक्सला और वो हैं। तो ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। सर इन एरिया इनको मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, आपने इसके बारे में क्या सोचा? क्योंकि एहसान साहब देखें, आई डोंट नो आपके बच्चे हैं? हाँ जी हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटे, माशाल्लाह 4 बच्चे आपके हैं। मेरे भी अपने स्टेप किड्स को मिला के, अडॉप्टेड बेटे को मिला के 6 बच्चे। मैं जब भी सोचती हूँ कि इनको पाकिस्तान में कहीं लेके जाऊँ, तो जहन में यही आता है कि यार ओल्डर जनरेशन के लिए तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि हिस्टोरिकल ये वो वटेवर, लेकिन यंग लोग फैमिली साथ ही बिल्कुल, ट्रैवल करती है। बिल्कुल। अब जब तक बच्चे सारे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ऐसी किसी जगह पे सही जा बात ही नहीं है, सही सकती, बात है, सही बात। क्योंकि वो बोर हो जाएंगे। ठीक तो है। इनको कैसे इंटरेस्टिंग बना रहे ये हैं? जो आपने बात की ना, देखें हेरिटेज प्लेसेस पे लोग, जैसा म्यूजियम है, एक दफ़ा या 2 दफ़ा जाएंगे। लाहौर म्यूजियम हमारा एक अदारा है, एक साथ TDCP भी है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। अब ये चोलिसन जीप रैली है, थल जीप रैली है, इनके रिजॉर्ट्स हैं, पतियाटा पे चेयर लिफ्ट है। तो ये हमने ना इनको इकट्ठा किया है। पहले ये एक अदारा अपनी सिमत में जा रहा था कि TDCP कभी कोई रैली बना रहा है या ये है। मैंने कोशिश की है कि हेरिटेज के साथ मिला दें। अब ये अभी शालामार गार्डन वो जो सफ़र किया नाइट, शालामार गार्डन बाय नाइट, वहाँ डबल डेकर बस, हमारी साइट सीइंग बस चलती है, वो भी TDCP के अंडर है। उसको साथ मिलाया है, TDCP को मिलाया, आर्कियोलॉजी को मिलाया, और एक हमने इवेंट करवा दिया म्यूजिकल, ताकि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सारों के लिए हो जाए। सिमिलरली अभी अब 3 सितंबर आ रहा है, इसको हम हिरन मीनार जा रहे हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये डबल डेकर बस बाकायदा फैमिलीज़ को लेकर लाहौर से हिरन मीनार, और बाय नाइट है। ये नाइट का है, देखिएगा इल्यूमिनेशन के साथ, जिसका उसका इम्पैक्ट है वो दिन के टाइम नहीं नज़र आता। तो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट और TDCP को साथ मिला है। तीसरा अब वर्ल्ड टूरिज्म डे आ रहा है, हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म डे है 27 सितंबर को। तो ये भी हम कहाँ मना रहे हैं, ये भी हम हेरिटेज प्लेस यानी कि शालामार गार्डन में और अलहमरा में मना रहे हैं। उसको भी हम इस तीनों डिपार्टमेंट को साथ लेके जाएंगे। अच्छा सर एक बात बताएं, ये हम तो अंडरस्टैंड करते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी अंडरस्टैंड करें कि टूरिज़्म के ज़रिए हम अपने मुल्क के माशी हालात कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखें ना, तो 2 या 3 मुल्क तो आप देखें, वो टर्की देख लें, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, बांग्लादेश देख लें आप, मैं करीब करीब जा रहा हूँ, इंडिया को देख लीजिए, तो वो भी आपसे बहुत आगे हैं टूरिज़्म के हवाले से। अब पाकिस्तान ने, पिछली गवर्नमेंट ने जो कोशिश की है, काफ़ी एफर्ट की थी, तो पिछले 3 सालों की जो एफर्ट हुई है उसे आप 89 से 83 नंबर पे आ गए हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडेक्स है, जो 89 से 83 पर, आउट ऑफ 127 कंट्रीज़ 6 दर्जे इनके ऊपर आ गए हैं इम्प्रूवमेंट होने की वजह से। ये इम्प्रूवमेंट यही थी, उसमें बहुत बड़ी फैक्टर है जो ऑनलाइन वीज़ा रजीम है। अगर आपने 10 एजेंसियों से NOC देना तो कोई आएगा नहीं आपके मुल्क में। तो गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है, पहाड़ी इलाकों में वो माउंटेनियर्स आते हैं, तो आपको NOC लेने पड़ते थे फॉरेन सर्विस से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से या और किसी एजेंसी से। तो वो इन्होंने ऑनलाइन वीज़ा रजीम जो शुरू किया, उससे इम्पैक्ट आया है। असल जो इशू है ना मैडम, ये है फैसिलिटेशन का। फैमिलीज़ वहाँ जाएंगी जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटेशन की चीज़ें होंगी, वाशरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, बैठने का कोई गज़ीबो गर्म होना चाहिए, कंफर्टेबल सोने की जगह। क्योंकि देखिए अगर बच्चों को ट्रैकिंग भी आप लेके जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वापस आके आपने बच्चों को नहलाना है, धुलाना है। देखिए अल्टीमेटली, और ऊपर से 60 से 65% तो हमारी जो आवाम है वो यूथ है। अब यूथ के लिए भी तो एंगेजिंग चीज़ें होनी चाहिए, और यूथ हमारा बड़ा पर्टिकुलर है। वो ज़माने गए कि एक कमरे में 10 लोग सोए हुए हैं तो खैर है, नहीं नहीं है। अच्छा सर अगेन एक दफ़ा रिमाइंडर हमारे व्यूअर्स के लिए कि 1421 ये नंबर आप याद कर लें। जिस तरह आपने 1122 याद किया हुआ है, 15 याद किया हुआ है, 1421 याद कर लें। आप पंजाब में कहीं पे भी टूरिज्म के लिए निकले हुए हैं, पंजाब में राइट, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो। रात को अगर आपकी गाड़ी स्टक हो गई है 2 बजे और आप वापस आ रहे थे अपनी लोकेशन पे और आप फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप 1421 पे
कॉल कर सकते जी हैं। मैडम। ठीक है। अच्छा सर, फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, एक तो देखें ये जो पंजाब की टूरिज़्म है ना, वो दो चीज़ों पे मुनहसर है। एक आपकी रिलीजियस टूरिज़्म है, ठीक है, जिस तरह गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट के हवाले से होगी, सिखों का हो गया करतारपुर वगैरह, या हमारे श्राइन्स हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट ये हेरिटेज टूरिज़्म। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं हमारी, जब तक जो नेशन लाइव वही होती हैं जो अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को रिस्पेक्ट देती हैं, कल्चर को रिस्पेक्ट देती हैं। मेरा तो यहाँ पे बार बार फोकस है कि अपनी यंग जनरेशन को, अब बच्चों को आप लेके नहीं जाते शालामार गार्डन, लाहौर फोर्ट या हिरन मीनार, लाहौर में रहते हुए लाहौर की जगह नहीं देखने जाते। डेट ही द रीज़न आपने गौर किया होगा, लाहौर में बड़े बड़े बोर्ड हमने लगवाए हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बाकायदा लिखा हुआ है, दरबार मियाँ मीर कितना डिस्टेंस है, एरो भी लगा हुआ है, शालामार गार्डन किधर है। तो ये 600 के करीब हमने, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट, उसके साथ पूरे पंजाब के अंदर 600 बोर्ड लगाए हैं। टेक्सला है, लाहौर है, या बड़े शहरों में, और आप देखते हैं तस्वीर के साथ सबसे अट्रैक्शन, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखा हुआ, नाम साथ तस्वीर जो खूबसूरत सी हो और एरो लगा दिया है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आता है कि लोगों को बताया जाए। इसमें जो हमारी यंगर जनरेशन, आपके तवज्जुह से मैं आपके जो हमारे हाज़रीन हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, जो यंगर जनरेशन है, उनको म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम जैसा म्यूज़ियम ही कहीं नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो इतना बड़ा म्यूज़ियम और इतनी अच्छी गैलरीज वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, गंधारा सिविलाइजेशन देख लें, या आप सातकेन के मोरल्स देख लें वहाँ पे, या जो भी आप देखना चाहते हैं, चाइनीज़ इन्होंने गैलरी बना दी है। तो ये अपने बच्चों को लेके जाएं। डेट इज़ द रीज़न, जब से हमने ये दोबारा शुरू किया है, डबल डेकर बस जो साइट सीइंग बस एक ब्रांड बन गया था, उसको हमने लाहौर म्यूज़ियम का एक टूर दे दिया है फैमिलीज़ के साथ। वो संडे को सैटरडे को आते हैं। लाहौर नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो हमारा उधर है, उसके वहाँ पे लेके जाए। अब आर्मी म्यूज़ियम के साथ भी हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है, तो ये 6 सितंबर से इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा टूर जाएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल और ये ऐसी जगह हैं, म्यूज़ियम्स हैं, इनको अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को और हेरिटेज को पहचान सकें। मॉर्निंग एट होम की टीम शुक्रिया अदा करना चाहती है हमारे सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब एहसान भुट्टा साहब की, कि आपने जो इतने एफर्ट्स इतने सालों से कर रहे हैं, ये जो आपने फोर्स बनाई है 1421, गॉड ब्लेस यू सर। बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगे रहें ताकि हमारा मुल्क जो है मजीद कामयाबी की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू एंड जुम्मा मुबारक। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था कुछ देर पहले कि आज हम बात करेंगे दूसरों की मदद करने पे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला का हम सब पे बहुत ख़ास करम है। हमें, हमारे सरों पे छत है। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं वो यकीनन अपने घरों में या अपनी फैमिली के साथ बैठ के किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे ठिकाने पे देख रहे होंगे जहाँ पे बिजली की एक्सेस है, पानी है, सर के ऊपर छत है। चलो खाने के लिए एक वक्त रोटी तो है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सैलाब की वजह से, फ्लड्स की वजह से, जो बारिशें हो रही हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उनका सारा सामान ज़ाया हो गया है, लोगों के घर गिर गए हैं। लाखों लोग इस वक्त एक बहुत टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, और ये हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं। और इस वक्त जैसे कि हम लोग हमेशा, जब भी कोई कुदरती आफत आई है, जब कोई भी मसला हुआ है, हम सारे पाकिस्तानी आगे बढ़ के अपने भाई बहनों की मदद करते हैं। तो फिर वो वक्त आ गया है जब हम सबको आगे मिल के बढ़ना है और अपने उन भाई बहनों की मदद करनी है जो डिस्प्लेस हो चुके हैं। लोगों को बाकायदा इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो टेंट नॉर्मली एक कीमत के होते थे, अब वो 3 गुना ज़्यादा कीमत पे बिक रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें उस एरिया में इतनी महंगी कर दी गई हैं, जैसे कि कुछ देर पहले एहसान साहब भी यही कह के गए हैं कि ये हमारी इंसानियत का सबसे लोएस्ट दर्जा है जब हम चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, ना कि हम उनको कॉस्ट पे बेचें ताकि हमारे जो भाई बहन मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम उनकी सपोर्ट करें। मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अनाउंस किया है, जो सारे जो हमारे विक्टिम्स हैं सैलाब के, उनको सपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो सारी जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको एक अमाउंट दिया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत से एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट पे और नेशनल लेवल के ऊपर भी कि जो ये मामलात हैं, जो हालात हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं,
ये नॉर्मल चलने फिरने की जगहें हैं जहाँ पे बाकायदा फ्लड आए हुए हैं और कश्तियों में लोग आगे पीछे मूव कर रहे हैं। फसलों का सोचे कितना नुकसान हो गया है, पर्सनल नुकसान, लोगों का जानों का कितना नुकसान हुआ है, कितने बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, एडल्ट्स ने अपनी जान से अपने हाथ खो दिए। मतलब इट्स सच अ जायंट ट्रेजिडी। और ये एक ट्रेजिडी ये नहीं है कि आई और ख़त्म हो गई, ये मामलात अभी चल रहे हैं। सो जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आगे बढ़े हैं और दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल करना था, उन्होंने अपनी ट्रैवल का प्लान भी कैंसिल किया। उनकी फैमिली में उनके आई थिंक ग्रैंड डॉटर की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने लंदन जाना था उसका बच्ची पे चेक करने के लिए, फिर उन्होंने वो भी प्लान कैंसिल किया कि यहीं पे रहेंगे और अपने पाकिस्तानी भाई बहनों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की हेल्प और सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग भी अपने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अगर साइड पे करके जितना हम एक्स्ट्रा हमारे पास है, जितने भी लोग साहिब हैसियत हैं, प्लीज़ सैलाब ज़दगान की हेल्प करें, उनकी सपोर्ट करें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हर जगह, हमारी जो मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने इतनी जगह पे बार बार ये बात की है। वो भी बहुत सी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर रही हैं कि मीडिया पे भी अवेयरनेस आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये सारे लोग जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे तो हो ही रहा है, लेकिन फिर वो वक्त आ गया है जब सब पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना पड़ेगा और एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप फाइनेंशियली खुद नहीं जाके कहीं पैसे दे सकते तो किसी इदारे को हेल्प करें। हर इंसान इसी एफ़र्ट में लगा हुआ है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो मुस्तनिद, जो आपको पता है कि गारंटीड प्रॉपर काम करने वाले इदारे हैं, पहले करते आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। इंडिपेंडेंट लोगों को अगर आप देना चाहते हैं, वो उस पर मैं कुछ ख़ास नहीं कह सकती, कौन कितना ऑथेंटिक है, क्या कर रहा है। बेहतर है गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ फ़ंड बनाया है, उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे भाई बहनों के लिए आगे बढ़े और एफ़र्ट करें। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अबू मोहम्मद हैं। आज ये जो पर्सनैलिटी जिनको हमने बुलाया है, आप बहुत ही मुमताज़ और मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। डायरेक्टर अल कुरान हाउस इंटरनेशनल हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर इत्तेहाद मसलिक पाकिस्तान एंड ऑल्सो अमीर शुरा इत्तेहाद उलमा सियालकोट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो अगर हम भाईचारे की बात करें, क्योंकि हमारी गुफ्तगू की फाउंडेशन बनेगी तो भाईचारे से ही, तो भाईचारे के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम की जो तारीख़ है वो अख़ुव्वत और भाईचारे पर मबनी है, और इस्लाम का दामन अपनी तारीख़ में अख़ुव्वत और भाईचारे के ऐसे वाक़यात अपने दामन में रखता है। अगर मैं थोड़ा सा तारीख़ की तरफ जाऊँ तो एक इंसान की फ़रियाद पर फ़तह मक्का की नेमत मुयस्सर आई मुसलमानों को। आप ये देखें कि जब मक्कातुल मुकर्रमा से मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए, तो अख़ुव्वत की उससे बेहतर मिसाल आज के मुसलमानों के लिए इस ज़माने में आज के वाक़यात पर और कौन सी रोल मॉडल या एग्ज़ाम्पल बन सकती है कि वहाँ अगर किसी के पास एक कमरे का घर था, उसने 2 हिस्से कर दिए, 2 खजूरें थीं 2 हिस्से कर दिए, 1 रोटी थी उसके 2 हिस्से कर दिए, 2 जोड़े कपड़ों के थे उसके 2 हिस्से कर दिए। ये ऐसे वाक़यात हैं कि हज़रात सहाबा इकराम में से बाद सहाबा ऐसे आए, उनका या रसूलल्लाह हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बकरियां हैं। उसने एक बकरी अपने पास रखी, दूसरी अपने मुहाजिर भाई को दे दी। और मुर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि अंसार सहाबा ने लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये जो कुरान पाक में कहा ना, तुम अपनी महबूब से महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो। तो अंसार सहाबा ने हर अच्छी चीज़, हर बेहतर चीज़, हर आला चीज़ किसको दी? आने वाले मुहाजिरीन को दी, यानी अपने पास नाकिस रखी। और आला चीज़ किसको दी? सहाबा इकराम को दी। तो मैं आज आपके इस प्लेटफार्म से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दीन चंद चीज़ों का नाम रख लिया गया है। कौन सी चंद चीज़ें? नमाज़ पढ़ ली, इबादत कर ली, मस्जिद बना ली, रोज़े रख लिए, ज़िंदगी में एक मरतबा हज कर लिया। आपको इस हदीस का भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों से ये सवाल करेंगे। कौन सा सवाल होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जब तुम्हें लोग मेरी अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे तो तुम उस वक्त इबादत में क्यों मसरूफ़ थे? तो मौका महल की इबादत को समझना ज़रूरी है। इबादत, दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो दीन मिलता है। आज ज़रूरत
सॉरी मुफ्ती साहब, जैसे कि आप सूरह वाक़िया में जब हम पढ़ते हैं तो सूरह वाक़िया में बड़ा क्लियरली स्टेटेड है कि 3 लेवल होंगे लोगों के। जी जी। एक वो लोग होंगे जो आगे चल रहे होंगे जी, जो नेक होंगे, और फिर एक दूसरा दर्जा है जो बहुत नेक लोग होंगे जी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे। हमने उस लेवल पे पहुंचना है या हमने, और एक वो लोग होंगे जो जहन्नमी होंगे, जो 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 नहीं, मतलब तो अब बात ये है कि क्या हमने उस लेवल पे पहुंचना है जिसमें हमसे हमारा रब भी खुश हो, नबी पाक भी हमसे खुश हो, या हमने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे रहना है। ज़कात की जब बात करते हैं 2.5% की बात करके बात ख़त्म कर देते हैं, वो तो मिनिमम है, वो तो बिल्कुल मिनिमम है ना, बस आपने ये तो करना ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ये आपने देखिए ना, A+ स्टूडेंट बनना है या आपने बस एवरेज स्टूडेंट बनना है। आपकी बात से बड़ी खूबसूरत हदीस याद आई, सारे रास्ते जन्नत को जाते हैं। आप नमाज पढ़ें, ये रास्ता भी जन्नत को ले जाता है। आप रोज़ा रखें, इबादत करें, हज करें, तवाफ़ करें, सही करें, मदीना जाएं, ये सारे जन्नत के रास्ते हैं। लेकिन पूछा गया या रसूलल्लाह सबसे अल्लाह के करीब सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? फरमाया मखलूक की खिदमत है। यही तो वजह है ना कि जब मदीना मुनव्वरा में कहत साली हुई तो हमारी तारीख़ के अंदर एक मारूफ नाम है शाम नामी ताजर का। वो कहता है कि जब मैं गंदम लेकर मदीना में दाखिल होता था तो सबसे बड़े गंदम के ख़रीदार मुझसे उस ज़माने में, कहत साली के ज़माने में कौन थे? वो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब उसने हज़रत हुसैन की तफसील मालूम की लोगों से तो पता ये चला कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सारी गंदम ख़रीद कर मदीना के लोगों में तकसीम कर देते थे। और इससे भी अगला लेवल हमारा क्या है, आप देखें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 ऊँटों पर, ये एक रिवायत के मुताबिक 700 सवारियों पर मुश्तमिल गंदम या आटा या खुराक राशन मदीना मुनव्वरा मंगवाया। अब मदीना के अंदर कहत साली है। अब सुबह को सारे ताजर जमा हो गए हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर। पूछा गया कि ये गंदम आपकी है? कहा जी मेरी है। कहा जी हम ख़रीदने के लिए आए हैं। कहा आप क्या करेंगे? कहा जी हम लोगों में बेचेंगे। फरमाया मैं इससे बड़े महंगे दामों दूंगा। कहा जी हम आपको महंगा दाम देते हैं, 1%, 2%, 3%, 10% तक मदीना के ताजर आ गए। 10% तक आए तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा भाई मैं उस ताजर को दूंगा जो मुझसे 70% में ख़रीदेगा। उन्होंने कहा 70% में आपसे कौन ख़रीदेगा? इतना महंगा दाम आप लगा रहे हैं, कौन है ख़रीदने वाला? फरमाया वो मेरा रब है जो मुझसे ख़रीद चुका है। अल्लाह जल्ल शानु का वादा है, मसलुल्लज़ीना कमथल हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। फरमाया एक दाने से 7 बालें उगती हैं, 7 बालों से हम एक दाने के बदले में 700 अता फरमाते हैं। ये अल्लाह का वादा दुनिया में है और आखिरत में इससे वादा कहीं और है। देखिए मैं आज अपनी आवाम से यही कहना चाहूँगा कि बस्तियाँ उजड़ रही हैं, छतें गिर गई हैं, बच्चों और ख़वातीन को सांप काट रहे हैं और बच्चों की डिलीवरियाँ किस तरह हो रही हैं, और वो लोग जो कल को देने वाले थे आज वो लेने वाले बने हुए हैं। लेकिन देखें ना, जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं और ज़ख़ीरानंदोज़ी कर रहे हैं आजकल, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल जो हालात चल रहे हैं जी, आप देखें, मैंने अभी जो बात की मुफ्ती साहब के, टेंट जो है जो पहले फॉर एग्जांपल 10 रुपए का मिल रहा था वो 300 रुपए में मिल रहा है। इतनी इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इंसान का ज़मीर आज भी नहीं जागता तो समझिए कि उसके अंदर से मुसलमान तो दूर की बात इंसानियत भी मर चुकी है। आज वो वक्त था कि अपने हम ज़ख़ीरानंदोज़ी के तालों को खोलते और हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में उनको पेश कर देते। अभी टेंट की कीमत रात को जो मेरे इदारे के तहत काफ़िला जाने वाला है, मैंने पूछा जो टेंट 5000 का कसूर में कोई नहीं ख़रीदता था, 17,500 रुपये उसकी कीमत बताई जा रही है। जो बोट इंतहाई कम पैसों में कराची से मिल जाया करती थी वो इंतहाई महंगी बताई जा रही है। और जो ज़ख़ीरानंदोज़ी की थी, आप चीनी को देख लें, आप खाद यूरिया इन दिनों में ब्लैक पर बिक रही थी। आप उसका हाल देख लें कि भरे के बड़े गोदाम गंदम के, खाद यूरिया के, जिन लोगों ने ज़ख़ीरानंदोज़ी की वो सड़ गए, वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल, यहीं पे हम मुफ्ती साहब एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? अगर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी ने। हैं तो आप डॉक्टर, लेकिन एक्चुअली आप एक बहुत इंसान दोस्त पर्सनालिटी हैं, इसलिए हमने सोचा कि जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो डॉक्टर अज़मत मजीद को ज़रूर इंक्लूड करें इस कॉन्वर्सेशन में। आप क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम।
तो डॉक्टर साहब, ये जो हालात चल रहे हैं फ्लड्स की वजह से, हम अभी ब्रेक से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का लेवल ये है कि लोगों ने गोदाम भर भर के रखे हुए हैं और चीज़ों को 4-4, 5-5 गुना कीमत पे बेच रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है जी। ये मेरे ख़्याल में हर इंसान को, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वो अर्थक्वेक में एक पूरी पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड किया था और लोगों की मदद की थी और वहाँ पहुँचे थे, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो दूर की बात, उनको अपने जान और माल से यानी कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसी का हमें तलकीन भी है अल्लाह सुब्हाना ताला की वजह से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो लोग मुश्किल में हैं उनका जाके हाथ बटाएं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि जैसे ही ये थोड़े से पानी जो है ये थोड़ा कम होगा, बारिशें कम होंगी, लोग लपकेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली स्टेजेस डिफरेंट है ना मुफ्ती साहब। अब जैसे कि इस वक्त मामला ये है कि रेस्क्यू और इमीडिएटली प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ और खाना पीना, इस वक्त तो इमीडिएट ये ज़रूरतें हैं, मेडिकल ज़रूरियात है। नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि फिर उनके घरों को रीबिल्ड करने में उनकी हेल्प करनी है और ऑफ कोर्स इस दौरान फिर खाना पीना और मेडिकल फैसिलिटीज़ की सपोर्ट देनी है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बात की आपने डॉक्टर साहब से भी और पहले भी हमारी बात हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे मुल्क में चंद एक लोग हैं। ये काली भेड़ें जो होती हैं ये बहुत मुख्तसर होती हैं, मगर हमारा मुल्क एज़ ए इस मामले में, तावन के मामले में, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, ईमान की बुनियाद पर पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अगर मैं आज भी बात करूं तो कुछ लोग जो अब तक नहीं पहुंच सके, शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं है या शऊर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोग बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने एक फंड रिलीफ कैंप कायम किया है, मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि उसमें भी तावन करें। और जो हमारे इदारे जिस तरह मरकज़ अल कुरान है, बैतुस्सलाम है, अल बुरहान है, हज़ारों की तादाद में वहाँ कारकुनान पहुँचे हुए हैं। अब समझने की बात यह है कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, ये बड़ा अहम इशू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम चले जाते हैं जी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी इसलिए बैठे हुए कि जी हम वहाँ जा नहीं सके, हमें वहाँ जाना चाहिए था। कुछ लोग तो ये हैं, पहली हैसियत तो ये है कि आप अपने जान माल के साथ, अपने वक़्त के साथ खुद वहाँ पहुँचें। जो आप किरदार अदा कर सकते हैं आप करें। लेकिन अगर आप इस एरिया में एक्सपर्ट हैं तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना मुफ्ती साहब। अब बात ये है कि बहुत से लोग वहाँ पे पहुँच के मामला डिस्टर्ब भी करते हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे जाना अफोर्ड करते हैं, तो वो जो भी रकम है वो आप उन लोगों को दे दें जिनका ये काम ही रिलीफ है। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास सहूलियात नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपका कोई दस्ते बाजू नहीं है, तो उसका बेहतरीन तरीका कार है कि गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कैंप कायम किया है। आप वहाँ तावन करें। जो लोग इदारे जाकर रिफाई तंजीमें हमारी वहाँ काम कर रही हैं, जैसे बैतुस्सलाम ने बड़ा काम किया, सिंध में, बलूचिस्तान में अल मरकज़ अल कुरान कर रहा है, अल हरमैन कर रहा है, ये बड़े बड़े इदारे हैं, ये वहाँ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो इन इदारों को सपोर्ट करें, वो दस्ते बाजू बने। अब एक शख्स कहते हैं जनाब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये वक्त वो है अपनी कौम के साथ, ये वक्त वो है अपनी कौम के साथ खड़े होने का वक्त है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, यहाँ हम पूरी बहसियत कौम, अमीर है या गरीब है, आज सुकून की तलाश में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सुकून लेने से नहीं देने से आता है, सुकून खाने से नहीं खिलाने से आता है, सुकून पहनने से नहीं पहनाने से आता है। हर घर के अंदर ऐसी एशिया से हमारे घर, हमारे किचन, हमारे रूम्स भरे पड़े हैं जो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। ऐसी एशिया को आप अपने घरों से निकालें, वो कपड़ों की शक्ल में है, वो जूतों की शक्ल में है, वो बर्तन की शक्ल में है, वो किसी भी शक्ल में है, उन्हें निकालें। और इस वक्त ये मुसलमान लोग हमारे डूब रहे हैं पानी में। कभी हम समुंदर पे जाया करते थे, आज समंदर हमारी बस्तियों में आया हुआ है, हमारे घरों में दाखिल हुआ है। तो आप ऐसी रिफाई इदारों को सपोर्ट करें और अपना जितना गैर ज़रूरी सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो उन्हें आप हदिया करें ताकि वो उन घरों तक पहुँचे। और मैं रिफाई तंजीमों से भी ये बात कहना चाहूँगा, जिस तरह हमारे इदारे ने, मेरे इदारे ने ये फैसला किया है कि हम वहाँ पर हर बंदे को कोशिश करेंगे एक कच्चा घर बना कर देंगे, एक रूम, एक बात, एक छोटा सा किचन, इस पर मबनी। आज उनको छत की ज़रूरत है और ये चूँकि खेमे और टेंट वगैरह इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो हमने जो कास्ट निकाली है इस खेमे से कम कीमत में, चूँकि लेबर वहाँ प्रोवाइड है, वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तो उसी लेबर को उसी इलाके के लोगों को लगाकर वहाँ उनके जहाँ जहाँ पानी खुश्क हो रहा है वहाँ घर बना कर दिया जाए। बिल्कुल, बट अगेन ये तो मुफ्ती साहब मेरे ख्याल से ज़रा सा जब एक दफ़ा मामलात ज़रा बेहतर हो जाएंगे, पानी
बैठ जाएगा, लोग जी। वापस ज़रा अपने अपने इलाकों में अगर चले जाएंगे तो उस वक्त ये बहुत एक यूज़फुल चीज़ रहेगी कि कम से कम लोगों के सर पे छत तो आ जाए। जी, जी। और यही तो बात है ना व्यूअर्स के, मतलब हम अपना हिस्सा तो डालें, बिल्कुल। हर इंसान अपना हिस्सा तो डाले। और प्लीज़ फटे पुराने कपड़े और टूटे हुए जूते नहीं, जैसे कि आपने पहले भी बात की जी। कि अच्छे मयार की चीज़ें जो आप खुद पहनते हैं, दूसरे के लिए हमेशा वो पसंद करो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते ये हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, चौथे सिपारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह ताला के यहाँ अपनी महबूबियत के आला मकाम को पहुँचना चाहते हो, तो तुम अल्लाह जल्ल शानहू को यहाँ वो चीज़ पेश करो जो तुम्हें अपने लिए अच्छी लगती है, तुम दूसरों के लिए भी वो पसंद करो। हमारे यहाँ मयार ही कुछ ऐसा है कि हम अल्लाह से तो करोड़ों में लेने को होते हैं, और जब अल्लाह के रास्ते में देने का वक्त आता है तो जेब में सबसे फटा पुराना नोट 10 रुपए का तलाश करते हैं। तो जिस उम्मीद से हम अल्लाह से लेना चाहते हैं ना आखिरत में जाकर कि हमें जन्नत भी मिले, हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह की मुलाकात भी हो, शिफात भी नसीब हो, तो मेरे ख़्याल में आज इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है कि हम अपनी तिजोरियों के, अपने जेब के दरवाज़े आज अपनी कौम के लिए खोलें। और मैं सब लोगों को इन द मीडिया यही इनकरेज करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि जो फ्लड से इफ़ेक्टेड हमारे भाई बहन हैं, बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी वीडियोस बना के और अपने सोशल मीडिया की फॉलोइंग को बढ़ाने के बजाय अगर हम ऐसे शोज़ की तरफ जाएं जिनमें गाइडेंस दी जाए और साथ में सपोर्ट करने के तरीके शेयर की जाएं तो शायद वो बेहतर होगा। इस वक्त वायरल होने की ख्वाहिश से निकल आएँ और कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। होता यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है लोग वो चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, ये दिखा रहे होते हैं कि लोग किस मसले से गुजर रहे हैं, उस मसले के हल की तरफ लेके जाएं। व्यूअर्स सोचें कि कुछ घंटे के लिए अगर इंसान के पास कोई ठिकाना नहीं होता बैठने का, कोई खाने के लिए कुछ नहीं होता तो जान जा रही होती है, इंसान पागल हो रहा होता है। तो दिनों से, हफ्तों से जिन लोगों के हालात इतने ख़राब हुए हैं उनके बारे में खुदारा सोचें और जितना दे सकते हैं खुले दिल से, खुले हाथ से दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। एक बात छोटी सी कोड करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में इस वक्त 22-25 करोड़ आवाम रहती है। हम में से हर बंदा, हर लेडीज़, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर बच्चा, बूढ़ा, जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर अगर अपने 1 महीने का ख़र्चा इन लोगों को दे दें तो ये लोग दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। जरा आपको एक बात बताऊँ, अगर सारी आवाम हज़ार रुपया भी दे देती है ना जी जी, तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बात यह कि अगर आप लोग बड़े अमाउंट नहीं महीने का अपना खर्चा दे सकते, आप भी बड़े मुश्किल से सर्वाइव करें, मैं कह रही हूँ हज़ार रुपया भी हर बंदा अगर दे देगा ना, 1000 रुपया भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, नो डाउट। 1000 रुपया भी अगर आप डाल देते हैं ना फंड के अंदर, रिलीफ फंड के अंदर, तो एक बहुत बड़ी, सारे पाकिस्तानी 1-1000 रुपया डाल दें। हाँ जी, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें उनको ये भी गाइड करना चाहिए कि अपना वो पानी जो है उसको उबाल के पिएं, जो भी उनका ड्रिंकिंग वाटर है, क्योंकि वाटर बोर्न जो हैं डिजीज़, वो बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैलेंगी। और सबसे पहला रिलीफ एफर्ट जो किया जा रहा है उसमें सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम उनको साफ़ पानी, कुछ मिनरल वाटर की बॉटल्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करें जो फौरी तौर पे। बाकी जो है ये बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब पानी हो, क्योंकि उसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब आपका ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहेंगे, हम अब बढ़ के आगे इस पे ज़रूर बात करेंगे कि पोस्ट कोविड जो लोगों की इतनी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, कोविड तो हो के निकल गया, हड्डियों में दर्द, बैक पेन्स, लोगों को नोज़ ब्लीड का इशू रहा है, मतलब पोस्ट कोविड इतने मसाइल हैं। टेस्ट कराएं बच्चों के, बड़ों के तो अजीबो गरीब किस्म के टेस्ट आ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही हैं। ये क्या मामला है और इसको हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह ठीक कर सकते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हिबा एहसन जो हैं वो हमारी सारी चीज़ें वालेकुम सलाम रेडी कर रही हैं, और क्योंकि मैंने इनको कहा, अब देखें ना, झटपट जब आपने कोई चीज़ तैयार करनी हो किचन में तो इंसान अक्सर सोचता है कि हम क्या करें। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक अमेजिंग प्रोडक्ट की जो खुसूसन टर्की में आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाता है और टर्की में भी ये बहुत पॉपुलर है। इसका नाम है बिज़म। ये बहुत ही अमेजिंग
एक मिक्स है जिससे एक बहुत ही लजीज और क्रीमी सा टर्किश कस्टर्ड तैयार होता है। मैं क्यों कह रही हूँ कि एक बहुत ही मज़े का और अमेजिंग सा कस्टर्ड तैयार होता है, क्योंकि ये बड़ा क्रीमी होता है। नॉर्मली जब हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं घर पे दूसरे वाला, एक तो उसमें चीज़ें बहुत सी डालनी पड़ती हैं। अब अगर मैं वनीला कस्टर्ड की अभी जैसे बात करती हूँ, वनीला कस्टर्ड आपने 750 ml 750 ml में जो है आपने एक पैकेट जो है वनीला कस्टर्ड का डाल दिया बिज़म का, ठीक है, और इसको आपने अच्छे तरीके से फेंट लिया, इसको मिक्स कर लिया, राइट। और उसके बाद आपने इसको डाल देना है चूल्हे के ऊपर, आपने इसको रख देना है। वेरी वेरी सिंपल। हम लोग वैसे ही गप लगा रहे थे, हमारे पास कुछ बिस्किट्स थे, हमने सोचा कि भाई एक तो बाइट सेल्फ बहुत मज़े का है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ यूज़ करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप बाइट सेल्फ खा सकते हैं। अक्सर होता है मेहमान आते हैं, समझ नहीं आती है कि क्या करें, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आपने इस तरह आपके घर में बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए हैं, कोई ना कोई फल तो घर में होता ही है, जिस तरह हम बनानास हर किसी के घर में होते हैं, एप्पल भी अक्सर होता है, तो केला और आपने सेब डाल दिया और आपने अपने इस कस्टर्ड को पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। जब एक दफ़ा ये पक रहा होगा, आपने इसको थोड़ी सी हीट के ऊपर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको करते रहना है। थोड़ी ही देर में आपका ये कस्टर्ड थिक हो जाएगा, आपने इसके ऊपर पोर किया एंड यू आर गुड टू गो। इनकी सबसे अच्छी बात यह कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें उस तरह से नहीं डाली गई। स्ट्रॉबेरी वाले कस्टर्ड की मैं बात करती हूँ, हमारा जो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है इसके अंदर, और बिल्कुल 3 आसान स्टेप्स में तैयार हो जाता है, इसके अंदर बीट रूट का चुकंदर का कलर डाला गया है ताकि नेचुरल रहे, हेल्दी रहे, राइट। सो इसके अंदर बीट रूट डाला हुआ है, जो इसका रेड कलर है, इसमें आर्टिफिशियल कलर कोई नहीं ऐड हुआ और बड़े ही सिंपल 3 स्टेप्स में आपका तैयार हो जाता है। पूरे कंटेंट आपने जो है इसके दूध के अंदर डाल दिए, ठीक है, जो आपके पैकेट के अंदर है, उसके ऊपर मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाया और उसके बाद आपने हॉट कस्टर्ड को पोर कर दिया और उसको फ्रिज में डाल दिया एंड यू आर रेडी टू गो। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। तो आप भी बिज़म को घर लेके आएँ और इसका इस्तेमाल करें। चाहे बाइट सेल्फ आप इसको यूज़ करें या आप इसको यूज़ करें विद अदर विद फ्रूट्स, विद एनी काइंड ऑफ केक। बड़े लोग जो हैं वो चॉकलेट केक के साथ पसंद करते हैं, बड़े मज़े के संडेज़ बन सकते हैं। सो हर चीज़ के साथ जो है आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक आई सेड, सुबह आते मैंने कहा अच्छा चलो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बना लेते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्राइफल बट वेरी क्रीमी एंड डिलिशियस। और इसमें आपको कोई क्रीम क्रूम चीनी विनी कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी रेडीमेड है, आपने बस इसको मिल्क में मिक्स करना है एंड यू आर गुड टू गो। ये देखिए हमने फ्रूट्स भी डाल दिए, इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे और ये रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको ऑन एयर ही दिखाऊंगी, आप ज़रा हमारे साथ हमारी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर लें। हाँ एग्जैक्टली। आज हम बना रहे हैं यमनी बिरयानी और इसको ज़ुरबियान राइस भी कहते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, चावल 1 किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 1 पाव, योगर्ट 1 पाव। इसके साथ आपको लहसुन की गठियाँ चाहिए 1.5 और अदरक का 1 खाने का चम्मच, साथ में 2 हरी मिर्चें और पुदीने और धनिए का आपने 1/4 कप दोनों का ले लेना है। और इस सब में जो वेजिटेबल्स हैं इन सबको आपने कर लेना है ब्लेंड, मतलब प्याज, टमाटर, दही, हरी मिर्च, धनिया जो सब कुछ है आपने ब्लेंड कर लेना है दही के साथ। और चिकन को इसमें ओवरनाइट मैरिनेट कर दें। मसालों में हमें चाहिए नमक हस्बे ज़रूरत, उसके साथ आपको चाहिए लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और आलू आप ले लें 1 पाव। तो सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट कर दिया ओवरनाइट, सब वेजिटेबल्स ब्लेंड करके और मसाले भी उसके अंदर ही डाल के ओवरनाइट मैरिनेट करके नेक्स्ट डे उस पूरे मिक्सचर को आप पका लें। पोटैटोज़ को आपने अलहदा से फ्राई कर लेना है ऐसे जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और चावलों को बॉईल करने के लिए आपने उसमें डाल देना है ज़ीरा थोड़ा सा और 1 तेज़पत्ता। उसको बॉईल करके फिर जैसे लेयरिंग करते हैं बिरयानी की, सबसे पहले आपने चावल की लेयर देनी है, उसके बाद जो चिकन वाला मिक्सचर है वो आलू डाल दें, लेमन के स्लाइसेस कट करके डाल दें, उसके बाद फिर एक चावल का लेयर ऊपर डाल के आपने दम पे दे देना है इसको। एंड पे आपने येलो कलर मिक्स करके ऊपर डाल के उसको कोयले की स्टीम दे देनी है एंड दैट्स इट। देयर यू गो। और ये देखें हमारा
अमेजिंग सा जो बिज़म का कस्टर्ड है वो भी ठीक हो गया है। आराम से जो है वो थिक हो रहा है। जैसे ही इसने प्रॉपरली थिक हो जाना है, और बाय द वे विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है। अब आप जितनी देर में आपके साथ हिबा ने रेसिपी शेयर की है उतनी ही देर में हमने अपने इस कस्टर्ड को रेडी कर लिया है। तो बिज़म के कस्टर्ड को ज़रूर घर लेके आए। 99 रुपीज़, मतलब आजकल कौन सा मीठा, एक शख्स के खाने के लिए मीठा नहीं मिलता। तो आपने जब एक दफ़ा इस कस्टर्ड को तैयार कर लिया तो आप पूरी की पूरी फैमिली जो है उसको एंजॉय कर सकती है। थोड़े से उसमें फ्रूट्स आपने डाल ये दिए हम टॉप पे ऐड कर देंगे। हाँ जी। सो बात ये है कि आप पे इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं और कैसे बनाना चाह रहे हैं, कितना थिक बनाना है। अब जैसे कि हमने इसके अंदर क्योंकि बिस्किट्स डाले तो थोड़ी सी हम इसकी थिकनेस को कम रखेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट के वो टू थिक हो जाए, वी वांट कि उसमें अब्जॉर्ब भी हो जाए। बट 750 ml में एक पैकेट जो है वो डलता है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इसको हम कुक करने देंगे और एंड इट्स गोइंग टू बी डन। सो लाइक आई सेड, क्विक रेसिपीज़ जिनको चाहिए होती है। और देखें इसमें आपने टोटल सारा दूध डाला है, तो बच्चों को खिलाने का भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। सो हम हमेशा यही रेकमेंड करते हैं, कैन आई गेट सम कपड़ा प्लीज सो आई कैन पोर इट। ये देखिए, ये हमने कस्टर्ड डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, एक आपने इस स्टेज पे डालना है कस्टर्ड, ठीक है ना, और एक आपने थोड़ा सा इसको और थिक कर लेना है ताकि जो नीचे वाला है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, राइट। बिस्किट्स अब्जॉर्ब कर बिस्किट लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, केक कर लेगा, जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और थिक करके इसके ऊपर डाल देंगे तो फिर आपके ऑलमोस्ट 2 लेयर्स में चला जाएगा। अमेजिंग। एंड व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं नादिया शेख। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? रिसेंटली एक प्राइवेट चैनल से आपके गाने भी बहुत रिलीज हुए हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, डॉक्टर अजमत मजीद हमारे साथ हैं। जी। आपको कोविड हुआ था? हुआ जी, एक दफ़ा, 2 दफ़ा? एक दफ़ा हुआ था। डॉक्टर साहब मुझे 3 दफ़ा हुआ। इन द बिगिनिंग मुझे बिगिनिंग में एक दफ़ा हुआ व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर। उसके बाद आई गॉट कोविड अगेन व्हेन नूर कुछ 6-8 महीने की थी। उसके बाद फिर मुझे कोविड हुआ। डॉक्टर साहब गिट्टे गोडे हिल जाते हैं, और अभी भी आप अभी बिल्कुल ठीक हैं? आपको कोई एक्स एंड पेन्स नहीं है या होती हैं? मैंने रिकवर कर लिया था 7 डेज़ में, लेकिन आफ्टर अ मंथ, लाइक 1 महीने तक मुझे लेग्स में और कमर में दर्द रहा था, और वीकनेस, और स्टेयर्स पे चढ़ने में प्रॉब्लम, और आपका पूरा जो डाइजेस्टिव है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड एंड न्यूट्रिशन, इसका आपस में कितना कोमल दखल है? और ये भी बताएं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते दुनिया से ही चले गए, और कुछ लोग हैं जिन मेरी तरह के भी हैं जो 3 दफ़ा कोविड हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि बच गए। ये क्या माजरा है? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 जो है ये एक नया वेरिएंट था, नई इन्फेक्शन थी, और हमारे इम्यून सिस्टम के पास इसका कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं था। इसका रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम के पास एसेंशियली डेवलप नहीं था। एक बात याद रखिए कि हमारे पास 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है। एक हमें जो वालिदैन से मिलती है, और एक हम जो डेली एक्सपोजर से एक हमारी इम्यूनिटी वो बनती है। ये दोनों किस्म की इम्यूनिटी के अंदर इसका हमारे पास कोई यानी कि सिग्नेचर मौजूद नहीं था। तो जब ये हुआ तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर थी, जिनको ज़ुकाम खांसी था, जिनका हाजमा ख़राब था, जिनके अंडरलाइंग इश्यूज़ थे, उनके लिए तो इसने एक हैवक क्रिएट किया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप यूएस की और यूके की जो ओल्ड होम्स जो हैं सीनियर सिटीजन्स की वो पॉपुलेशन देखें तो लिटरली वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, डेसिमेट कर दिया उसने। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक थी और जिनको कोविड हुआ और उनको पता भी नहीं चला। सो ये सारे का सारा मसला जो है ये हमारी अपनी अंदरूनी सेहत का है। और इसमें आपको याद होगा कोविड में मैंने एक गाइडलाइंस पे भी बहुत वायरल हुई थी, तो एक किया था, और उसमें मैंने लोगों को यही बताया था कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। ये ना सोचें कि आप बच जाएंगे,
इससे कि आप कोई मास्क पहन लेंगे या आप किसी केव में घुस जाएंगे या आप डॉक्टर साहब ये तो मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि व्यूअर्स सबको एक दफ़ा कोविड होना ही होना था, ही होना है। क्योंकि जब तक नहीं होना था तब तक वो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो नहीं आनी वो जी, नहीं जी। create होना। सो इसलिए ये अभी भी मैं लोगों को ये कहता हूँ जिनको हुआ है शुक्र करो होके मुक गया। होके मुके और उसके बाद अपने आप को रीबिल्ड करें, अपनी सेहत को अंदर से वापस बनाएं। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक नेचुरल डाइट इंसान करे। मैंने तो ये भी देखा है, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों को बिल्कुल सेहतमंद थे, उनको कोविड होने के बाद बोन्स के इशू शुरू हो गए। कुछ लोग थे जिनकी हेयर फॉल बड़ी शदीद हो गई। कुछ लोग थे जो हॉस्पिटलाइज हुए और उनको एंटीबायोटिक प्रॉन्ग अरसे के लिए लगी और उसके बाद दे केम आउट ऑफ इट। अगर आपको बहुत अरसे के लिए एंटीबायोटिक लगें तो आपका गट, आपका जो जीआई ट्रैक्ट है नेता उड़ जाता है। वो डिसफंक्शनल हो जाता है। आपने अपनी सेहत को बिल्ड करने के लिए जो फ्यूल इकट्ठा करना है वो कहाँ से होना है? हाजमे से होना है। अगर आपने एंटीबायोटिक लिए बहुत ज़्यादा तो उसके बाद ये समझना कि मेरा नेगेटिव हो गया है और आई एम होम फ्री और बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके हाजमे को रिस्टोर करें। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से आपकी एक बात रिपीट करूंगी। व्यूअर्स, आपने अक्सर मुझे मॉर्निंग एट होम में और अदर शोज़ में भी यही कहते हुए सुना है और मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर अजमत मजीद एक ही बात कहते हैं, दुनिया में हम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबसे बड़ा आपका एसेट, सबसे बड़ा आपका ख़जाना आपका मैदा है। और आप खुद होते हैं आपका- ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप खुद होते हैं। नहीं, आप खुद होते हैं ना, बट वो आपके जिस्म में भी जो सबसे बड़ा आपका एसेट है वो आपका मैदा है। क्योंकि आप अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सीधा कर लेंगे ना, कि आपको पता है व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर बीमारियों की जड़ है। डायरिया भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जब डायरिया है तो आपके न्यूट्रिएंट सारे ज़ाया हो और रहे हैं। हमारे यहाँ हेल्दी होने का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा डिफरेंट ही है। हाँ, कि बेसिकली सूख जाओ, मरने वाले हो जाओ, वो ठीक है। नहीं, अच्छा जी। हाँ। इसमें बिल्कुल आपने बात सही की है कि मैं ये कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है ना आपका, इसमें कोई शक नहीं, आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी हर चीज़ मगर इस सब को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलनी है? मैं जो आपको देख रहा हूँ, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो उनकी आंखों की न्यूट्रिशन उनमें मौजूद है तो वो देख पा रहे हैं। और उसके लिए एक फंक्शनल गट का होना ज़रूरी है। हमारे जिस्म के पास, हमारी बॉडी के पास रिजर्व्स होते हैं, एक हद तक वो रिजर्व्स इस्तेमाल कर पाती है। अगर आप उनको रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यानी कि आपकी सेहत डाउन होती जाएगी। एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो नया पैराडाइम है, जो जेनेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आजकल की जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो मिडिल एज है वो 60 ईयर्स है और होनी चाहिए, और जो ओल्ड एज है वो 80 से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड वन शुड बी एबल टू लास्ट अप टू 120 ईयर्स। 120 साल एक कौन साल। जिए बॉस? वन शुड बी एबल टू लास्ट 120 अच्छा, years. यानी कि हमारी बॉडी में इतनी कुवत है कि वो 120 साल जी 120 सकती है, साल। लेकिन हम इसमें ऊट पटांग चीजें डाल के अपनी Ex- उम्र 60-70 से नहीं बढ़ने देते। 60-70 तो दूर की बात है। आप 40s में लोग फौत हो रहे हैं। आप ये सोचें कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात है जिनको 15 साल की उम्र में वो डिजीज़ेज़ हैं बच्चों को जो कि 60 साल की उम्र में होते थे। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास अवेयरनेस मौजूद नहीं है कि हमने किस तरह खाना है। मैं हमेशा से, मैं अभी आपसे पहले बात हो रही थी, 2006 में मैं पहली दफ़ा PTV पे आया था और मेरे से उन्होंने टेक होम मैसेज जब मांगा था तो मैंने ये बोला कि आप चीनी, चावल और मैदा, ये 3 चीज़ें जो हैं, चीनी, चावल, सफ़ेद चावल, यू कैन हैव ब्राउन राइस, ओकेजनली आप सेला राइस भी खा सकते हैं, और मैदा जिसको हम बेकरी कहते हैं। हमें चक्की के आटा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ब्राउन राइस जो है वो हमें कुछ दे के जाता है। चीनी जो है वो तो इतना बड़ा एक जहर है। और उसके अलावा एक और चीज़ वो है, हमें जो बाजारी तेल है जिसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं, इन्होंने मुझे एक नंबर दिया कॉन्टैक्ट एक बंदे का कि जिससे हम अब कोलू से फ्रेश सरसों का तेल लेके आते हैं।
अच्छा, दैट्स वेरी हेल्दी। इट्स वेरी हेल्दी। मेरे घर में तोरिए के तेल में खाना बनता है। ले आपने फिर बदल दिया वही अपना नहीं, सिलसिला। तोरिया और सरसों एक ही चीज़ अच्छा है। ठीक है, मैंने कहा फिर आपने बदल दिया तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं नंबर दिया? नहीं वही है वो तोरिया और सरसों, या हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस टाइम पे ऑयल को हीट करके रिफाइन किया जाता है तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हमारे जॉइंट्स को ग्रीज करते हैं, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते देसी घी हैं, के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी। और देसी घी जो है वो बच्चों को खूब खाना चाहिए। लेकिन और डॉक्टर जिनका ट्राइग्लिसराइड हाई हो, उनको खूब खाना चाहिए। मैं ये क्या कह रही पूछना थी चाह रहे हो कि बेटा? मिले जुले तासुरात हैं देसी घी के बारे में लोगों के। कुछ डॉक्टर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसका लॉन्ग टर्म यूजेज जो है वो आपके लिए ठीक नहीं अच्छा, होता। इस पे तो आप क्या सुना है कहेंगे? मैंने ऐसा। ये बड़े इस तरह के, क्योंकि mixed reviews हमारे पास फादर ऑफ ऑल न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, इसलिए हम इन्हीं से हम ये आराम क्लैरिटी से- लेते हैं। हम इनके वर्ड को एज लास्ट वर्ड लेते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लेके आए जी। हैं, जो डॉक्टर साहब ने मुझे ऑलमोस्ट, डॉक्टर साहब कितनी देर हो गई, 5-6 साल 8 साल पहले आपने मुझे बताए थे, बहुत हसन के पहले। पैदा होने से नहीं, हसन के बाद मेरा बेटा हसन पैदा हो गया था, मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ था, मैं आपसे डिस्कस करी थी, मैं उससे बड़ी भी upset- पहले की बात नहीं है। उससे पहले तो आपने एक दफ़ा किया था। फिर हसन के बाद मुझे बहुत इश्यूज थे, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि आप इसके बाद फिर सोचना भी मत बच्चा करना। मैं डॉक्टर साहब के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी एक बेटी हो। तो मुझे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि तुम्हारी हेल्थ नहीं अलाउ करती, तुम्हारी इसीलिए बार बार मिसकैरेज हो जाती है। और फिर डॉक्टर साहब ने, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो इन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि तुमने ये चीज़ें करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आपने वो इन्फॉर्मेशन का हमें ख़जाना देना है जिससे लोग एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। बच्चे, एडल्ट्स और बुजुर्ग, प्लीज़ ये आज ख़जाना में दे दें, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आगे कभी बात करेंगे। हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक में जाते जाते नादिया आपसे कुछ सुनना नहीं? जी, जी, जब ज़रूर। आप आ ही गई हैं तो कुछ सुन भी लेते हैं। आ जाओ। जी जी, थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नादिया बहुत मसरूफ़ थी अपनी वीडियोस बनाने में, मैंने कहा नादिया आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एक, अब देखें ना, जैसे कि हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, या जनरली अगर हर बंदे को हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो फिर बच्चों को क्या करें, एडल्ट्स को क्या करें, और बुज़ुर्ग जो हैं जिनको आप कहते हैं 60+ की कैटेगरी में, उनको लेकर हम क्या करें? इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू सा दूंगा। आई थिंक जो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये आगे कोविड के आगे भी वेरिएंट्स आएंगे और आगे कोई नए वायरसेस भी ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। ये आरएनए जो है ये कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हैं, हर किस्म की इन्फेक्शंस आएंगी। हमने अपनी सेहत को ठीक रखना है, और अगर कोई सेहत को ठीक रखने का, इससे वेट भी कम होगा। अगर वेट कम है तो वेट ज़्यादा होगा, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम होगा। ये बॉडी बैलेंस करेगी, ठीक है। मतलब ये सुबह नाश्ता जो है, मसलन बच्चों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, सब के लिए एक रूल उनको ये फॉलो करना चाहिए कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स। और आपका जो ब्रेकफास्ट के अंदर है, अंडा ज़रूर होना चाहिए। अंडा एक रेफरेंस प्रोटीन है। रेफरेंस प्रोटीन से मेरी मुराद ये है, आप जिगसॉ पज़ल का आपको पता ना, जिगसॉ पज़ल के अंदर जहाँ वो लिटरली हमारी बॉडी में जाके वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह फिक्स हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को मिनिमल एफर्ट करना पड़ता है। और सुबह के वक्त अगर आपके नाश्ते में अंडे वाली प्रोटीन आएगी, तो रात को आपकी अपनी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी। रात को अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि हमारे जिस्म में लिटरली सुई और धागे की तरह अहलकार निकलते हैं, जो हमारी बॉडी में रात को रिपेयर करते हैं हमें। और उनको रिपेयर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें अंडा नंबर 1 है। ओके, ठीक है।
अच्छा अब मैं अंडा नंबर 1। लेकिन अच्छा। डॉक्टर साहब कुछ लोग अंडे से एलर्जिक होते हैं, फिर वो क्या या करें? जो देखिए डॉक्टर साहब नहीं कुछ खाते हैं, मैं आपको कुछ लोग हसन नहीं। का बताती हूँ। मेरा जो छोटा जो मेरा बीच वाला है ना बच्चा, आप नहीं खा सकते। अच्छा, उसको जरा सी भी अंडे की स्मेल आ जाए ना हाँ जी। तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, फ्रेंच टोस्ट बनाया जिसमें बेसिकली अंडा मेन इवेंट है, दूध बिल्कुल इतना डाला कि बस वो सिर्फ कोट करने की हद तक थोड़ा सा हेल्प कर देता है। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, जो एक सीरियल होता है जो बच्चों को जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं हम शुरू कराते हैं, वो 6 साल के बच्चे को अभी भी मैं वो मिक्स करके देती हूँ अंडे में तो वो खाता है, लेकिन आगे जाके मैं क्या करूँगी, एग्जैक्टली प्रॉब्लम। वो तो उसकी स्मेल से कुछ होना शुरू हो जाता है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत से लोग होंगे, कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनको अंडा हजम नहीं होता। ठीक हो गया जी, 50%। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि तकरीबन 50% वो लोग हैं, इसमें अंडे का कसूर नहीं है, इसमें कसूर उनके हाजमे का। अच्छा, अब हाजमे में क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से अंडा नहीं हजम होता? आपके पेट के लोअर हमारे जीआई ट्रैक्ट में पैथोजेंस होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, और ये पैथोजेंस जो हैं हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें फंगल भी हैं, वायरल भी हैं, इसमें बैक्टीरियल भी हैं। जब इन पैथोजेंस में से किसी की ओवर ग्रोथ हो और आपके पेट में गुड बैक्टीरिया ना मौजूद हो, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, अंडा नहीं हजम होगा। अब उसको हजम करने का तरीका क्या है? ये नहीं कि आप अंडा छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप अंडे का 1/8 से शुरू करें और अपने खुराक में जिस टाइम पे आप एग या ये कंज्यूम करें उस वक्त थोड़ा सा दही भी ज़रूर होना चाहिए और बहुत थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करें। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। बहुत से लोग मुझको ये कहते हैं कि जी अंडे की जर्दी तो बड़ी मोहलिक है और हमें ये हो जाएगा तो पुराने ब्लड जमाने प्रेशर। की सोच। हाँ, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा और ये मैसेज जितने लोगों को जा रहा है, यानी कि छोटे शहरों में भी जा रहा है, अंडे की जर्दी जो है वो ख़जाना है न्यूट्रिशन का। और अंडा जो है जिसके बारे में कहा गया था कि इसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है, आज मेरी बात गौर से सुन लें कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और वो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कि आर्टरीज और वेन्स को साफ करता है। बिल्कुल। राइट। जो अंडे के बारे में ये गाइडलाइंस दी गई थी 1940s में कि अंडे की जर्दी अच्छी नहीं है, उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ 1 मिनट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी फ़ौजियों को 6 अंडे जो हैं उनका एक 10 पैक दिया जाता था और वो लड़ते थे, वो 10 पैक क्रैक हो जाते थे, अंडों को हवा लगती थी तो वो रैंसेड हो जाते थे। जब वो अंडा खाते थे, वो अपना मील रेडी टू ईट कहते हैं उसको, जब वो खाते थे 6 बॉइल्ड एग्स का होता था तो वो उनकी डेथ हो जाती थी अक्सर। तो जब उस पर कांग्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की तो उस टाइम पे जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे साइंटिफिक कम्युनिटी के पास, उन्होंने कहा कि जी एक तो ये रैंसेड हो गए हैं, यानी कि ये ख़राब हो गए हैं, नंबर 2 ये अंडे के कोलेस्ट्रॉल, अंडे की जर्दी में इतना कोलेस्ट्रॉल है कि शायद इसकी वजह से हो गया। वो दिन और आज का दिन हम इसी के पीछे, जिसे कहते हैं लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि जी अंडे की जर्दी अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर आप आज गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएं और आप अंडे की जर्दी के बारे में रिसर्च करें कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो आपको 1 लाख से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस मिलेंगी जिन्होंने उसको एनालाइज किया है और उन्होंने ऐसे टूल से एनालाइज किया है कि अंडे की जर्दी के अंदर क्या है। ऐसे ब्रिलियंट टूल से, उनको HPLC, अल्ट्रा HPLC कहा जाता है। और आप ये सोचें कि अगर एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक आप कैंडी डाल दें तो उस ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के पानी का एक कतरा लेके उसको एनालाइज करके वो बता देगा कि इसके अंदर क्या, कौन सी कैंडी डाली गई थी। वो टूल्स मिले हैं। उसके बाद ये 1970s से पूरी दुनिया के रिसर्चर्स ये पीट के, जिसे कहते हैं ना, बोल रहे हैं कि जी अंडे की जर्दी इज़ गुड फॉर यू। मगर अल्लाह जाने, ये जब किताबों में एक दफ़ा लिखा, कहते हैं ना हम एक चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप को दोबारा उसको रीट्रेन करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अंडे की जर्दी, आपने मुझे तो रिट्रेन कर दिया था, मैं इतना घबराती थी, अब डेली में 2 बॉइल्ड एग्स खाती हूँ।
लेकिन देखिए मेरा एक कंसर्न है यहाँ पे, मैंने काफ़ी साल अंडा मैंने खाया है, मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन पिछले साल से जैसे मैं अंडे मतलब बॉइल्ड खाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर और बड़ी अजीबो गरीब एक्नी होना शुरू हो गई, बहुत ऑल ओवर द फेस। जी, वो मैंने आपको बताया ना, ये आपके हाजमे का कसूर मैंने है। भी जी, आपका हाजमा ठीक नहीं है। पहले अपने हाजमे को थोड़ा ठीक कीजिए, दही खाइए, चीनी चावल मैदा को छोड़िए, और उसके बाद जब आप अंडे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगी तो आपको एक्नी नहीं होगी। बिकॉज उस देखो नाश्ते में एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो सब लोगों के लिए मेरे ख्याल में ये हर इंसान को लेनी चाहिए, वो है बार्ले पॉरेज, जौ का दलिया। ये दुनिया का जो मर्जी आप पॉरेज ले आए, मैं जो बार्ले के ऊपर जो नई रिसर्च आ रही है, बार्ले के अंदर 16 नए न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए हैं जिनको अभी तक नाम नहीं दिया गया। अच्छा, जिन लोगों को एलर्जीज हैं उनके लिए बेहतरीन है, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनके लिए बेहतरीन है, जिन लोगों ने वेट गेन करना है उनके लिए बेहतरीन लेकिन है। तरीका डिफरेंट होगा उसके इस्तेमाल का। उसका ये है कि जिन्होंने वेट गेन करना है वो बार्ले पॉरेज जब बनाएं तो दूध में बनाएं, साथ उसके खजूरें डालें, कुछ किशमिश डालें, कुछ बादाम डालें, मगर जो बेस इंग्रेडिएंट्स है सुबह नाश्ते में बार्ले पॉरेज ज़रूर होना चाहिए। एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, नंबर 1, नंबर 2 आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। बात तो ये कि व्यूअर्स, आज हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि आपके दिन की शुरुआत जो है वो किस 2 हेल्दी चीज़ों के साथ होनी चाहिए, एक अंडा और दूसरा जौ का दलिया। दोनों इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, अफोर्डेबल हैं, और इतना अच्छा प्रोटीन और इतनी अच्छी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे कि यार व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर असमत। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 168 में फरमाया, वो लोगों हलाल और तैयब फूड खाओ। जब मुझे इस आयत का पता चला तो मैंने तैयब की डेफिनेशन ढूंढनी शुरू की, तो बड़े जो अरबी के स्कॉलर्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि तैयब का मतलब ये है कि ज़ाहिरी और बातिनी आमेज़िश से पाक। तो जो भी आपने खाना खाना है, नेचुरल खाना खाएं, नेचर के करीब रह के खाएं, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर नादिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बट खाना सुनाते सुनाते शो क्लोज कर दें। वीकेंड आ गया है व्यूअर्स, जहाँ पे आप अपने वीकेंड को एंजॉय करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वहाँ पे प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। सिंध और बलूचिस्तान के हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को आपकी और मेरी, हम सब की ज़रूरत है। अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हिबा एहसन बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमारा बिज़म का जो बहुत ही मज़े की डिज़र्ट है वो भी तैयार हो गई है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच नादिया, ओवर टू यू। थैंक यू। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा,